नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल की पहली पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रखे हैं, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में। तो आप एक बार अवश्य सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, या आप यूट्यूब पे सर्च भी कीजिएगा ना कि ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी आकाश सर या ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स, तो आपको जो है प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो आप वहां से वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप है। इससे पहले मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं कि भाई मेरे, अगर आपने अध्याय 4 और अध्याय 5 को कंप्लीट कर लिया तभी आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है। आपने आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है। आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है? तो सर 5 आर्थिक क्रियाएं हैं। कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तृतीयक, चतुर्थ और पंचम के बारे में, यानी कि हमने पहले 2 पढ़ लिया है। कौन? प्राथमिक और द्वितीयक। तो अध्याय 4 में आपको प्राथमिक पढ़ना है, अध्याय 5 में आपको द्वितीयक पढ़ना है और अध्याय 6 में आपको तृतीयक, चतुर्थ और पंचम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जनरली देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, ये सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ये तीनों के तीनों जो क्रियाकलाप हैं ये किससे संबंधित है? सेवा सेक्टर से। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई पैसा देगा तो पैसे के बदले में अगर आप किसी को सेवा प्रदान करा रहे हैं तो वही क्रियाकलाप इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ठीक ना? तो इनके अंतर्गत वैसे क्रियाकलाप आ जाएंगे जो जनरली किससे संबंधित है? सेवा सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि आखिरकार चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहता है कि यह चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं एक श्रेणी के रूप में कार्य करती हैं। मानवीय क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा है, हमने मानवीय आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा, यानी कि वैसी क्रियाएं सर जिसके बदले में हमें पैसा प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है। तो आय प्राप्त होता है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जनरली कहता है कि यह चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं एक श्रेणी के रूप में कार्य करती है। जैसा कि आपने पढ़ा था, याद है ना आपको, आपने पढ़ा प्राथमिक क्रिया के बारे में, द्वितीयक, अभी आप तृतीयक, चतुर्थ और पंचम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बताएगा कि किस प्रकार से ये जितने भी क्रियाएं हैं वो सब एक श्रेणी के रूप में, एक सीरियल के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में, सीक्वेंस के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी देश की आर्थिक प्रगति को देखें तो इसकी कई अवस्थाएं होती है ना। पहली अवस्था अगर हम लोग देखें तो पहली अवस्था में अधिकांश लोग जीवन की मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास के उत्पादन में लगे होते हैं। उसके बाद निर्माण और उद्योग के क्षेत्र में लोगों का योगदान बढ़ता है, जिससे विकास की द्वितीय अवस्था कहते हैं। परंतु उत्पादन बढ़ने पर उसके विनिमय के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, यहीं से तृतीय क्रियाकलाप का प्रारंभ होता है। तो भाई मेरे, अब मैं आपको बता दूं कि आपने जब चैप्टर 4 में पढ़ा था प्राथमिक क्रिया के बारे में तो आपने पढ़ा, तो वहीं यहाँ पर बता रहा है कि अगर किसी देश की हम लोग आर्थिक प्रगति की बात करें तो वहां पर विभिन्न तरह की अवस्थाएं होती है। तो पहली अवस्था में वही अधिकांश लोग की जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या होती है? भोजन, वस्त्र और आवास। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण और उद्योग के क्षेत्र में लोगों की संलग्नता बढ़ती है, तो उसको हम लोगों ने द्वितीय क्रिया में पढ़ा था, याद है ना। परंतु उत्पादन जब बढ़ जाता है तो उसको प्रोवाइड भी तो कराना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, विनिमय। विनिमय मतलब व्यापार आप समझ लीजिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विनिमय मतलब आप सेवा प्रदान ही एक तरह से आप कह सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ, व्यापार के माध्यम से। तो वही कहता है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप का प्रारंभ कहाँ से होता है। जैसे देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा सेवा सेक्टर में तृतीय क्रियाकलाप में, तो आप जब उदाहरण देखेंगे तो व्यापार, परिवहन, पर्यटन, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। चतुर्थ क्रियाकलाप के भी कुछ उदाहरण है और पंचम क्रियाकलाप के भी यहाँ पर कुछ उदाहरण है, लेकिन मैं आपको जब चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ाऊंगा अभी इसी चैप्टर में, तब मैं आपको चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण के साथ साथ आपको इसके डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए, इसमें सेवा सेक्टर संबंधित है, मतलब पैसे के बदले में जब आप किसी को सेवा प्रदान करेंगे उसी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने मुझे पैसे दिए हैं, तो जब आपने मुझे पैसे पे किया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी पैसे के बदले मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं। ठीक है भाई, सेवा प्रदान कर रहा हूं तो आप पैसे उसी व्यक्ति को नहीं दीजिएगा, जैसा मतलब आपको सेवा चाहिए
उस टाइप का, मतलब उस फील्ड में लोग क्या हो, निपुण हो, अच्छे खासे जानकार हो, तब ना आप व्यक्ति को पैसा देकर आप उससे सेवा लीजिएगा। तो हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में देखिए क्या कुछ पढ़ेंगे मेरे भाई। तृतीय क्रियाकलाप सबसे पहले किस कहते किसको हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, क्रियाकलाप से तो आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि आपने प्राथमिक द्वितीयक ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी भी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, तभी इसको पढ़िए, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर पढ़ लीजिए। क्लियर। देखिए, वैसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव इत्यादि विशेषज्ञता के आधार पर सेवा का मूल्यांकन होता है। मैं इधर से ही पढ़ाता हूं, नहीं तो आपको बार बार डिस्टर्ब होगा, इधर जाऊंगा तो। यानी कि वैसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव इत्यादि विशेषज्ञता के आधार पर सेवा का मूल्यांकन होता है, उन्हें तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया बात। यानी कि आप किसी को उसके कौशल के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, अनुभव के आधार पे, विशेषज्ञता के आधार पे आप क्या करते हैं, आप उसकी सेवा का मूल्यांकन करते हैं, आप उससे सेवा लेते हैं, ठीक है। आप उससे क्या करते हैं, सेवा लेते हैं, तो उसको हम लोग तृतीयक एक्टिविटी यानी टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है, यानी कि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये सेवा प्रदान करने वाली क्या है, सेक्टर है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्य श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। देखिए, आपको पहले ही आपने अध्याय 4 में पढ़ा ही था कि जैसे श्रमिक होते हैं, किसान होते हैं आपके, अगर हम लोग बोले किसान, मछली पालना, मत्स्य पालन, आखेटन, भोजन संग्रहण, ये सब आपका प्राथमिक में आता था, जहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होती थी, निम्न होती थी। अर्थव्यवस्था निम्न यानी निचली स्तर की होती थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि अगर हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था में देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्य श्रमिक, मतलब ज्यादा मात्रा में लोगों का जो संख्या है वो तृतीय क्रियाकलाप की ओर आकर्षित रहता है और इसमें लोग क्या होते हैं, रोजगार पाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे आपके हो गए ऑस्ट्रेलिया, आपका अमेरिका, ये कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऐसे देश जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर श्रमिक जो है किस सेक्टर में रोजगार पाते हैं, तो सर टर्सरी सेक्टर में, यानी तृतीयक एक्टिविटी में, तृतीय क्रियाकलाप में उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। मतलब द्वितीयक सेक्टर में होते हैं लेकिन तृतीय क्रियाकलाप की अपेक्षा कम होते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कराने में वहाँ लोग ज़्यादा मतलब क्या है, तो एलिजिबल हैं। कहता है कि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन, देखिए उत्पादन का मतलब यहाँ सेवा का उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं, एकदम समझ लीजिए। अगर हम लोग तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं तो वहां पे उत्पादन का मतलब क्या हो जाएगा, सेवा का उत्पादन, ठीक है, सेवा का उत्पादन। तो तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। विनिमय मतलब व्यापार समझ लीजिए, विनिमय मतलब व्यापार समझ लीजिए, उत्पादन मतलब वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का उत्पादन। तो सेवाओं का उत्पादन और सेवाओं का व्यापार दोनों सम्मिलित होता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। देखिए मैं आप बोल रहा हूं, उत्पादन मतलब ही समझ लीजिए कि आप सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, सेवाओं का उत्पादन। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। उत्पादन को परोक्ष रूप यानी डायरेक्टली रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। यानी कि उत्पादन जो है, मतलब सेवा का जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो इसको किस रूप में मापा जाएगा, तो पारिश्रमिक यानी जो उसका मजदूरी हुआ या वेतन के रूप में मापा जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब सेवा के बदले में, जब पैसे के बदले में आप किसी को सेवा प्रदान कर रहे हैं तो वही आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। और आप यहाँ पर जीता जागता उदाहरण के साथ भी देख रहे हैं कि जब आप उत्पादन करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं और विनिमय दोनों सम्मिलित होता है किसमें, तृतीय क्रियाकलाप में। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या हो गया मेरे भाई, तो वैसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान के आधार पे, कौशल के आधार पे, अनुभव, विशेषज्ञता के आधार पे सेवा का मूल्यांकन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अगला टर्म्स देखिएगा, यहां पर है कि विनिमय के अंतर्गत व्यापार। देखिए विनिमय के अंतर्गत व्यापार हो गया, विनिमय मतलब व्यापार ही, ऐसे समझ लीजिए। तो विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर हम लोग तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अगर उत्पादन बोल रहा है तो उत्पादन का मतलब क्या, सेवाओं का उत्पादन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे चाय बन रहा है, तो जब आप उत्पादन वहाँ पे क्या हो रहा है, चाय किसी को प्रोवाइड कराना, तो सेवा आप दे रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। चाय किसी को आप
दे रहे हैं पीने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो कहता है कि तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फेमस सवाल है, बनता भी है एग्जाम में, कि बताइए वो कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। तो सेवा जैसे ही आ गया तो आप तृतीय क्रियाकलाप को हिट कर लीजिएगा, यानी कि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब लोगों को डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, टीचर बनाया जाता है, सेवा देने के लिए लोगों को बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। उत्पादन का मतलब यहाँ पर यही होगा, सेवाओं का उत्पादन। क्लियर ना? देखिए मैं बार बार एक ही बात को क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि उत्पादन से ऐसे जनरली लोगों को क्या लगता है कि उत्पादन मतलब किसी सामग्री, किसी वस्तु का उत्पादन, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं तो उत्पादन का मतलब क्या हो गया, सेवा का उत्पादन। ठीक है, चलिए द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में ज्ञान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है, और वो भी किसी खास फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे मैं अभी इस चैप्टर के बारे में मेरे पास नॉलेज अच्छा खासा है, तब ना मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है कि द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है। तो सर अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन जैसे तकनीक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करता है। मतलब द्वितीय क्रियाकलाप में आपने पढ़ा है कि हम लोग जब उद्योगों का आपने पढ़ा था, उद्योगों के बारे में, मशीनों के बारे में, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर होता है। कौन? आपका तृतीय क्रियाकलाप। कुछ सामान्यतः उदाहरण है जैसे बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि का काम, ये सब किस में आ जाते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में। मतलब किसी फील्ड में क्या है, वो अच्छे खासे जानकार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपको घर बनवाना हो या और भी कोई भी काम हो गया, तो आप वैसे इंजीनियर का या वैसे लोगों का चयन करेंगे जो उस फील्ड के क्या हो, माहिर हो। अगर आपको जमीन नपवाना है तो आप अमीन को ही, अच्छे अमीन को ही बुला कर लाइएगा जो जानकार हो अच्छा। अगर किसी से आपको अपना केस मुकदमा लड़वाना है तो अच्छे वकील का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि इसमें जनरली मेरे भाई विशिष्टकृत कुशलताओं पे ही ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजली मिस्त्री, अब पंखा बनवाना है तो भाई बिजली मिस्त्री जिसको पंखे के बारे में जानकारी रहेगा उसी के पास हम लोग जाएंगे बनवाने। धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि का काम जो है ये सब तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। जो भी सेवा दिया ना किसी को, सेवा सेक्टर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो किस में आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है तृतीय क्रियाकलाप क्या है? यानी कि पैसे के बदले में सेवा प्रदान कराना ही तृतीय क्रियाकलाप है। कहता है सेवाओं का प्रमुख वर्ग, तो सेवाओं के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, संचार, परिवहन सेवाएं, प्रशासन, मनोरंजन, गैर सरकारी संगठन, प्रशासन। ये सब आपके क्या हैं, सेवाओं के प्रमुख वर्ग हैं। हम लोग इसको बांट सकते हैं विभिन्न भागों में, मतलब सेवा की कैसे कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, किस किस माध्यम से। व्यापार के माध्यम से सेवा दे सकते हैं, परिवहन के माध्यम से हम किसी को सेवा दे सकते हैं, संचार के माध्यम से सेवा दे सकते हैं, मनोरंजन के माध्यम से सेवा दे सकते हैं, है ना। तो यही इसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्योंकि बहुत छोटा है मैं ही यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है सेवा सेक्टर। क्या है मेरे भाई, ये है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर के अंतर्गत में यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, तीनों को रखा है, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। ये पंचम है, चतुर्थ और तृतीयक। तो तृतीयक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। मतलब 4 कैटेगरी में तृतीय क्रियाकलाप को, सेवाओं को बांटा है। पहले तो व्यापार और वाणिज्य, फिर परिवहन, संचार और सेवाएं, ये बांटा है। तो व्यापार एवं वाणिज्य में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। परिवहन में हम लोग रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। संचार में हम लोग परिवहन के साधन और भी बहुत सारा दूर संचार, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और सेवाएं में हम लोग जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, बीमा सेवा हो गया, ये सब पढ़ेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप की बारी आएगी तो हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप में भी सूचना आधारित ये सब पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले तृतीय क्रियाकलाप में जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपका व्यापार और वाणिज्य, फिर उसके बाद परिवहन और फिर संचार और उसके बाद सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो व्यापार और वाणिज्य, तो भाई मेरे व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। होता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का व्यापार।
शहरों या देहातों में स्थित दुकानों जहां माल का भंडारण या वितरण होता है व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं। तो वैसा जगह जहां पे माल का भंडारण किया जाता है या वितरण किया जाता है उसी को हम लोग व्यापारिक केंद्र कहते हैं। और यह जगह शहर में भी हो सकता है, देहात में भी हो सकता है। कहा जाता है, देखिए यहाँ पर कि व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिला में हम लोग व्यापार करते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपने देखा होगा जैसे सार्क बनाया गया है, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। फिर यहाँ पर कहता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन, विपणन मतलब बाजार, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, मतलब संग्रह करना, विपणन मतलब क्या, बाजार, केंद्र जन्म लेते हैं जिन्हें हम लोग दो श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला ग्रामीण विपणन और दूसरा नगरीय बाजार। यानी ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाजार को बांट सकते हैं। ठीक है, संग्रहण और विपणन केंद्र को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, ग्रामीण विपणन और नगरीय बाजार केंद्र के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बांट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए व्यापार के बारे में बताया है। तो व्यापार के बारे में बोला है कि व्यापार के भी दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक व्यापार थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। आप भली भांति परिचित हैं। थोक व्यापार में क्या होगा जी, तो सर थोक व्यापार में ये होगा कि जैसे कोई फैक्ट्री है ना सर, कोई क्या है, फैक्ट्री है सर, तो उस फैक्ट्री से कोई क्या करेगा कि एक बड़ा आदमी क्या करेगा, माल खरीद लेगा, एक कोई बड़ा आदमी क्या करेगा, माल खरीद लेगा। और वो बड़ा आदमी माल जो है वो विभिन्न छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे दुकानदारों को क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। मतलब एक खास व्यक्ति फैक्ट्री से माल उठा लेगा और फिर छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे बेचने वाले बिचौलियों को क्या करेगा, लोगों को, छोटे छोटे मतलब जो दुकानदार हैं उनको प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें क्या होता है, फैक्ट्री से कोई बड़का बिचौलिया क्या करता है, डीलर जो होता है वो सामान खरीद लेगा और फिर दुकानदार को प्रोवाइड कराएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। तो क्या करता है पहले कि अपने बड़ी मात्रा में सामानों को खरीद लेता है, फिर छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी होते हैं उससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामानों को क्या करता है, तो बेचते रहता है। कौन, तो ये थोक व्यापार में। और फुटकर व्यापार में क्या होता है कि ये थोक व्यापार से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तो फुटकर व्यापार से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है ना। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग गांव में जाएंगे तो 100 ग्राम तेल भी ले लेते हैं, है ना, अपना डब्बा लेके जाते हैं, 100 ग्राम तेल भी लेते हैं, 5 रुपये का जीरा भी ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया आपका, वो फुटकर व्यापार हो गया। और थोक व्यापार में, तो थोक व्यापार में फैक्ट्री से डायरेक्ट कोई क्या करेगा, बिचौलिया क्या करेगा, मतलब कोई व्यक्ति जो है, बड़ा व्यक्ति, वो सामान को क्या करेगा, खरीद लेगा और फिर इन फुटकर व्यापारियों को थोड़ा थोड़ा करके देगा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग देखिए संग्रहण और विपणन यानी बाजार केंद्र दो तरह से जन्म ले सकते हैं, दो श्रेणी में, ग्रामीण और नगरीय में। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा है और ये भी पूछ देता है कि थोक व्यापार से क्या समझते हैं, फुटकर व्यापार से क्या समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोक व्यापार से क्या समझते हैं, ग्रामीण थोक व्यापार से क्या समझते हैं, फुटकर व्यापार से क्या समझते हैं, साथ ही साथ ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है, नगरीय विपणन केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा गांव में रहने वाला समझ गया होगा, शहर में रहने वाला समझ में गया होगा। यानी ग्रामीण बाजार केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र। तो ग्रामीण बाजार केंद्र में क्या है दोस्त कि ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, मतलब बस्तियों का पोषण करते हैं, जो आसपास के बस्तियां होती हैं उसका पोषण करते हैं। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुविधाएं सेवाएं सुविकसित नहीं होती है, यानी कि व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति के लिए और व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल वे के लिए। और ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं, है ना, मतलब कुछ खास यानी कि लिमिट मात्रा में ही आपको वस्तुएं जो है वो मिल सकती हैं। और वो ऐसा नहीं कि बहुत महंगी महंगी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, बस वैसी वस्तुएं मिलेंगी जो आए दिन लोगों का यूज होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, यूज होता है चीजें, वही सारी चीजें आपको जो ग्रामीण विपणन केंद्र है वहां पर मिल जाता है। लेकिन नगरीय विपणन केंद्र की बात करें तो ये केंद्र अधिक विशिष्टकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टकृत वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको घर में अगर
जो आपका पानी के लिए अगर मान लीजिए कि बोरिंग करवाना है तो बोरिंग का सामग्री क्या आपको ग्रामीण विपणन केंद्र में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सब सर। आपको कहाँ जाना है? नगरीय विपणन केंद्र में। तो कहता है कि ये जो होता है ना, स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, मतलब पहले से बनी बनाई वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। और ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। मतलब शहर में आपको वकील भी मिल जाएगा, टीचर भी मिल जाएंगे, परामर्शदाता भी मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण विपणन केंद्र में ये चीजें आपको उपलब्ध नहीं होंगी। तो आप समझ गए होंगे ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब वही गांव का बाजार, और नगरीय विपणन केंद्र मतलब शहर का बाजार। तो शहर के बाजार में आपको स्पेशल चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन गांव के बाजार में वही चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं, या जो सभी लोगों के यूज में कॉमन चीज़ें जो होती हैं वही सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको बहुत अच्छा शादी में पहनने के लिए जैकेट लेना है, शादी में पहनने के लिए शेरवानी लेना है, तो क्या ग्रामीण विपणन केंद्र में मिलेगा? नहीं, उसके लिए आपको नगरीय विपणन केंद्र जाना होगा, है ना। तो आप ऐसे करके चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था व्यापार के बारे में और वाणिज्य के बारे में। तो व्यापार और वाणिज्य आपका क्लियर हो गया। हमने पढ़ा फुटकर व्यापार, हमने पढ़ा थोक व्यापार के बारे में, ग्रामीण विपणन केंद्र और शहरी विपणन केंद्र के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। वर्तमान समय में परिवहन पर बहुत सारी गतिविधियां निर्भर करती है। माने कि परिवहन क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को, जब किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों को एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो परिवहन कहलाता है। वर्तमान समय में परिवहन पर बहुत सारी गतिविधियां निर्भर करती है। आज के टाइम में परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तुओं को यहां से वहां ले जाना या व्यक्तियों का एक जगह से दूसरे जगह जाना कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो कहता है कि यह जो है वर्तमान समय में परिवहन पर बहुत सारी गतिविधियां क्या है? निर्भर है। परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बहुत बड़ा परिवहन जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, सामान, जैसे देखिए समझिए परिवहन में क्या, ड्राइवर एगो इन्वॉल्व रहेगा, फिर उसके बाद सामान लादने उतारने वाला, टिकट संग्राहक जो टिकट इकट्ठा करता है, और इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग अपना रोजगार पाते हैं। तो परिवहन में देखिए, परिवहन में लोगों को रोजगार अच्छा खासा मिल जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कहता है कि परिवहन के कारण पर्यटन विभाग में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है ना। तो परिवहन के कारण ही पर्यटन विभाग में भी, परिवहन की सुविधाओं के कारण औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आती है, क्योंकि इनके कारण वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ ये कहा जा रहा है मेरे भाई कि परिवहन एक ऐसा माध्यम है सर जिसके कारण बहुत ज्यादा क्रांति आई है, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है, और परिवहन अभी के टाइम में वर्तमान समय में अति आवश्यक हो चुका है। क्योंकि परिवहन में हमने पढ़ा है वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह, व्यक्तियों को एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना ही परिवहन कहलाता है। तो परिवहन के कारण लोगों का पर्यटन भी बढ़ा है ना, पर्यटन में भी वृद्धि आई है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और परिवहन में लोगों को रोजगार भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये भी टर्म्स ध्यान में रखना है। परिवहन किसे कहते हैं? तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना ही परिवहन कहलाता है। क्लियर? परिवहन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब परिवहन यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये था परिवहन और ये भी है आपका परिवहन। तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना, ये मैंने अलग से ही लिखा है क्योंकि ये सवाल जो है आपके हाल ही फिलहाल में 2023 का जब एग्जाम हुआ तो उसमें ये सवाल पूछा गया कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ऐसे सवाल एग्जाम में आया तो मैंने इसको डाल दिया। भाई एग्जाम में जब सवाल पूछा गया तो क्यों ना डालना। तो देखिए, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है ना, जनसंख्या के आकार से तो प्रभावित होगी ही होगी। ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा परिवहन होगा, कम जनसंख्या है कम परिवहन होगा, कम सामानों को इधर से उधर लाना ले जाना होगा। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्राओं पर मार्ग निर्भर करते हैं। यानी कहता है कि नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्र और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति,
जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियां मुद्रा पर मार्ग पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप घर बना रहे हैं, ठीक है, घर बना रहे हैं और घर आपका गली में है, घर आपका गली में है जी, तो क्या आप ट्रैक्टर से वहाँ बालू गिट्टी सीमेंट छड़ ये सब गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं, आपको दूर गिराना पड़ेगा, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। ट्रक से आप गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का घर दम गली में है और वहाँ पर उसको दरवाजा लगाना है तो लग सकता है? नहीं ना लग सकता है। दरवाजा मतलब हम लोग के यहाँ शादी विवाह में जो होता है ना लड़कियों का, उसको उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ पर तो सामानों को लाना ले जाना कहलाया जा रहा है ना, कि सामान को जब हम एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, ले जाते हैं, उसके बारे में, या व्यक्तियों को। तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो कच्चे माल पे। और फिर कहता है कि व्यापार के प्रारूप पे, भूदृश्य की प्रकृति पे, जलवायु पर भी डिपेंड करता है, मार्ग की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है, रास्ता कैसा है, सब पे डिपेंड करता है क्या आपका परिवहन। यही बात है। अब कहता है यहाँ पर देखिए, परिवहन के बाद कहता है जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस से जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं, है ना। जब परिवहन क्या होगा, अच्छा होगा, कहता है कि जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित हो जाती है तो विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं, और जाल तंत्र योजक से मिलकर बनते हैं। समझिएगा, जाल तंत्र आपका योजक से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, आप ए जगह पे हैं और बी जगह पे आपको जाना है, तो आप ए से बी गए या बी से आए, ठीक है। कोई व्यक्ति, और इधर से ही रास्ता ऐसे भी रहता है, कोई व्यक्ति सी से डी गया या डी से सी आया। तो कहता है कि दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, जहाँ पे दो या दो से अधिक मार्ग आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु। तो कहता है कि कोई बड़ा कस्बा या नोड होता है। मतलब यहाँ पर जब मिला तो यहाँ पर क्या हो, कोई बड़ा कस्बा या नोड बना। क्या बना? बड़ा कस्बा बना, ठीक है। और प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। यानी कि जब दो कस्बा को, जब दो नोड को क्या करेगा, वैसा सड़क जब दो नोड को जोड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। माने कि जब दो को जोड़ लेगा तो ये क्या बन जाएगा, योजक बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात कहता है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं जिसका अर्थ की स्थान सुसंबंध है। कहने का तात्पर्य हो गया कि जब जाल तंत्र फैलेगा तो योजक से मिलकर बनते हैं जाल तंत्र। और जाल तंत्र में क्या होता है, जब मार्ग ज्यादा से आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे कस्बा बसेगा, और ज्यादा से दो से अधिक कस्बों को जब जोड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका योजक बन जाएगा। और कहता है कि एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। मतलब अनेक कस्बा होंगे, अनेक योजक होंगे। सड़कें मतलब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, बहुत सारे कस्बा को आपस में क्या होगा, मिलाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कस्बा का निर्माण होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है जाल तंत्र के बारे में। अब है संचार यानी कम्युनिकेशन। तो संचार क्या होता है मेरे भाई? संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। आप लेखन आविष्कारक ने संदेशों को संरक्षित किया। शुरुआत में संचार परिवहन पर ही निर्भर था, लेकिन बाद में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि की सुविधाओं होने के कारण संचार परिवहन से मुक्त हो गया। तात्पर्य मेरे भाई कहने का है कि जब परिवहन था तो याद है ना, जा जा कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे जा, है ना। तो यहाँ पर परिवहन पे डिपेंड था ये संचार किस पे डिपेंड था? परिवहन पे। लेकिन जैसे ही हमने लिखित या कह दीजिए आप यहाँ पर कह रहा है कि संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया, है ना। संदेश को क्या किया? बचाया, लेखन के आविष्कार ने। शुरुआत में संचार परिवहन पर ही निर्भर था। मतलब लेखन जब आविष्कार हुआ तब क्या हुआ कि लोग चुपके से अपने मैसेज को, चुपके से अपने संदेश को दूसरे जगह पहुंचा सकते थे परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता था। लेकिन बाद में जैसे ही टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि की सुविधा होने लगा, संचार परिवहन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। यानी कि इंटरनेट आने से, टेलीफोन आने से, मोबाइल आने से, टेलीविजन आने से क्या हो गया? संचार जो हो गया वो परिवहन से मुक्त हो गया। नहीं तो पहले संचार कैसे? पहले संचार परिवहन के माध्यम से ही किया जाता था। ध्यान रखिएगा,
पहले संचार जो है वो किस माध्यम से किया जाता था, तो परिवहन के माध्यम से ही संचार किया जाता था। लेकिन जैसे इन सब चीजों का आविष्कार हो गया तो संचार जो है वो परिवहन से मुक्त हो गया। कुछ संचार सेवाएं निम्नलिखित है, जैसे दूरसंचार, रेडियो और टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इंटरनेट और उपग्रह सेवाएं, ये सब संचार के क्या है, तो माध्यम है। नहीं तो जब संचार नहीं था, जब परिवहन नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो संचार कैसे होता था, कम्युनिकेशन कैसे होता था, एक जगह से दूसरे जगह लोगों की बातें कैसे होती थी मेरे भाई, तो परिवहन के माध्यम से ही, मतलब वो सेफ नहीं था। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये है यहाँ पर समझिए, ये है संचार यानी कम्युनिकेशन, और यहाँ पर आपको पढ़ना है दूरसंचार के बारे में भी, यानी टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है सर, तो दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया, और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि जैसे ही सर विद्युतीय प्रौद्योगिकी का क्या हो गया, आविष्कार हो गया, पता चल गया, तो इससे क्या हुआ, संदेश का जो भेजे जाने का जो गति था उसमें बिल्कुल क्रांति आ गया। मतलब सप्ताह लगता था परिवहन के माध्यम से, जो संदेश पहुंचने में सप्ताह लगता था, अब वो सेकंड में, अब वो क्या हो रहा है, सेकंडों में क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास पहुंच जा रहा है। तो यही कहता है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, और इसीलिए उन्हें जन संचार माध्यम कहा जाता है। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। कहने का तात्पर्य हो गया दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन मेरे भाई, कि जब हम लोग के समक्ष विद्युतीय प्रौद्योगिकी का आविष्कार हो गया, विद्युतीय प्रौद्योगिकी आ गया, तो जो संदेश हम लोग भेजते थे, भेजने में सप्ताह लग जाता था, 2-2 दिन लग जाता था, 4-4 दिन लग जाता था, अब वो संदेश जो है मात्र कितने दिनों में, तो मात्र सेकेंडों में क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। तो इसी को दूर संचार कहते हैं, मतलब दूर का संचार करना, ठीक है, दूर का संचार करना। और ये था क्या, संचार था, ठीक है। तो संचार और दूर संचार में अंतर याद रखिएगा। अब है सेवाएं यानी सर्विसेज, सेवाएं किसे कहते हैं, तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, तो कुछ लोगों और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण परिवहन तंत्र, परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवहन जो है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सेवाएं दी जाती है ना, आपने पढ़ा ना, जैसे बस का कंडक्टर, ये सब इन्वॉल्व होगा, है कि नहीं, सब इन्वॉल्व होगा। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, जहां पे हम लोग तेल, धनिया, नमक, मिठाई ये सब खरीदते हैं। धोबी घाट आपका हो गया। उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे लेखाकार, परामर्शदाता आपके हो गए, परामर्शदाता। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है ना। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि जब आप किसी को पैसे देंगे, जब आप किसी को पैसे के बदले में जब उससे आप कोई काम कराएंगे, उससे जब सेवा लेंगे, तो उसी को हम लोग सेवा सेक्टर कहते हैं, और उसको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार अन्य मानसिक श्रम करते हैं। तो अनेक महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं, जिनका कहता है पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो ये सेवाएं हैं जो सरकारों और कंपनियों द्वारा दिया जाता है। कहता है तृतीय क्रियाकलापों में जो संलग्न लोग हैं कौन है, तो अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा होता है। हम लोग शुरुआत में भी इस टर्म्स को पढ़ा था। जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से कम लोग इस सेवा क्षेत्र में क्या होते हैं, तो लगे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवा संलग्न होते हैं, सेवा में, यानी तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम ये मिलाकर होते हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह परिवर्तित या घट रही है। मतलब अब लोग किसानी से या छोटे छोटे उद्योगों से क्या हो रहे हैं, अपना मुंह मोड़ रहे हैं, ठीक है, और लोग ज्यादातर सेवा सेक्टर से ही जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेवा सेक्टर में क्या है, पैसे ज्यादा हैं। और अमेरिका जैसे विकसित देशों के 75% जो नागरिक हैं वो सेवा सेक्टर में क्या हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। पर्यटन जो है, देखिए सेवा का ही एक रूप है पर्यटन, और पर्यटन में जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है पर्यटन में। कैसे सर, देखिए मात्र मनोरंजन के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। मात्र मनोरंजन के लिए पर्यटन कहलाता है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। जैसे बिहार में पर्यटन स्थल आपका राजगीर हो गया, लोग राजगीर जाते हैं घूमने, राजगीर है ना, राजगीर जाते हैं घूमने, रोहतास जाते हैं घूमने, तो ये सब आपके हो गए।
तो कहता है मात्र मनोरंजन के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। पर्यटन और भारत में बात बोले तो कुर्ग हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सब आपके हो गए। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में अग्रणी स्थान रखता है। देखिए विश्व में अगर सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कोई है तो वो क्या है? पर्यटन है। एग्जाम में सवाल पूछता है टूरिज्म, कहता है टूरिज्म जो है ना वो टर्सरी एक्टिविटी में तृतीय क्रियाकलाप में विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। कौन? तो टूरिज्म। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा खरीदारी जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। बड़ी संख्या में रोजगार का क्या होता है? तो सृजन होता है। देखिए पर्यटन के बारे में बताया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही बता दूं, अगर आप घर से घूमने के लिए निकलते हैं तो जैसे ही घर से घूमने के लिए निकलिएगा ना तो देखिए कितने लोग सेवा में शामिल हो रहे हैं। ऑटो वाला आपको ले जाएगा, स्टेशन छोड़ेगा तो ऑटो वाला इन्वॉल्व हो गया, स्टेशन पे आपका कोई सामान ढोएगा, फिर आप ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में भी लोगों को, बहुत सारे लोग उसमें चाय कॉफ़ी जो भी बेच रहे हैं उनको सेवा मिल गया, उनको भी पैसा कमाई हो गया। फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ भी ऑटो लेंगे, रिक्शा लेंगे, फिर उसके बाद आप जहाँ रहेंगे वहाँ के लोगों को फिर वहाँ पे जो आपको सेवाएं देंगे। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं? सेवा में संलग्न होते हैं। और बड़े बड़े विकसित देशों में तो क्या किया गया है ना कि सप्ताह में छुट्टियाँ भी ज़्यादा कर दी गई। देखिए यहाँ पर कहा जाता है आज यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो पर्यटन है। पर्यटन ने लगभग 25 करोड़ लोगों का रोजगार प्रदान किया है। 25 करोड़ लोगों का। पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अनेक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन आधारित संरचना, उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। तो पर्यटन जो है, पर्यटन में जो मेरे भाई वो आप कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है और 25 करोड़ लोग जो हैं वो पर्यटन में संलग्न है। पर्यटन मतलब, पर्यटन कहने का तात्पर्य हो गया पर्यटन के माध्यम से लोगों को सेवा देना। ठीक है, लोग जब घूमने जाएंगे तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है सर? तो पहला तो मांग। क्या? मांग। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए संडे सैटरडे को आप देखते नहीं है पर्यटन पे लोग कितना जाता है। परिवहन, तो परिवहन की अच्छी सुविधा के कारण भी लोग पर्यटन पे जाते हैं। भाई हवाई जहाज का हो गया, आविष्कार हो गया, हवाई जहाज का सुविधा है, वहाँ पे एयरपोर्ट है तो लोग चले जाते हैं कि भाई आसानी से चल जाएंगे। रेलवे का सुगम उपलब्धता हो गया, इससे हो गया। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने घरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया है। समझे? पूरे विश्व को क्या किया है? आपस में जोड़ दिया है। कौन? वायु परिवहन। पूरा विश्व जो है आपस में क्या हो गया है? जुड़ गया है। जलवायु देखिए, तो जलवायु कुछ ठंडे प्रदेशों में पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, यहाँ पर था पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो मांग और परिवहन, तो परिवहन जो है, मांग और परिवहन जो है सॉरी क्षमा चाहेंगे, मांग और परिवहन जो है वो पर्यटन को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। लेकिन पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक भी कुछ हैं, जैसे जलवायु आपका, यानी कि लोग वैसे प्रदेशों में जाने को सोचते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी हो, जहाँ की जलवायु ठीक ठाक हो। अगर लोग गर्म जगह पे रहते हैं तो वो ठंडे जगहों का चयन करते हैं। यानी कि कुछ ठंडे देशों के पर्यटकों का गुनगुनी धूप, पुलिनों और मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह महत्वपूर्ण कारक है। भूदृश्य, यानी कि भूमि का दृश्य देखने के लिए भी लोग हरा भरा, ओ माय गॉड कितना अच्छा मौसम है। कुछ लोग मनोरम और मनोहर पर्यावरण की छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक पर्वत, झील और दर्शनीय समुद्र तटों और मनुष्य द्वारा पूर्ण से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं। एक इसमें डाल दीजिएगा कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए भी लोग जाते हैं। नहीं डालिएगा, मतलब ऐसा हो गया है कि नहीं। आज लोग देखा इसकी कितना हो गया है, नहीं देखते हैं। देखा इसकी पर्यटन में मतलब देखा इसकी बहुत है मेरे भाई दूसरे को दिखाने के लिए। इतिहास और कला संबंधी चीज़ों को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। पुरातात्विक चीज़ों को देखने के लिए, इतिहास संबंधी चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था वाले चीज़, जैसे मानव जाति और जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले लोग पर्यटन लुभाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। उदाहरण गोवा का हेरिटेज होम्स, कर्नाटक का मेडिकरे और कुर्ग। मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, घर में ही आप पर्यटकों को क्या करते हैं, रख लेते हैं। सस्ते दर पे रूम देकर क्या करते हैं, घरों में ही रुकवा लेते हैं। अब जो कोई पर्यटन कर गया है, सस्ता दर में उसको घर मिल गया तो वहीं पे नहीं रुकना पसंद करेगा। तो इस तरह से हो गया।
तो पर्यटन के बारे में है। अब एक चिकित्सा पर्यटन है, तो कुल मिलाकर पहले मैं पर्यटन क्लियर कर दूं आप लोगों का, तब जाकर चिकित्सा पर्यटन में आएंगे। तो पर्यटन में हमने पढ़ा क्या कि पर्यटन जो है ना सर, वो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। लगभग 25 करोड़ लोग इसमें संलग्न है और पर्यटन में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान होता है और अधिकांश जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोगों ने मांग के बारे में पढ़ा और परिवहन के बारे में पढ़ा कि मांग जो होता है उसके कारण भी पर्यटन में लोगों को पर्यटन प्रभावित करता है और परिवहन की अच्छी सुविधा होने के कारण भी लोग पर्यटन करना ज़्यादा चाहते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा चाहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आखिरकार पर्यटन लोग क्यों करना चाहते हैं भाई, तो उनको कोई चीज़ इतिहास वाली चीज़ें देखनी होती है या वैसे लोकेशन का चयन करना होता है, भूदृश्य देखना होता है। तो ये सब रीति रिवाज जो होते हैं इन सब के माध्यम से, इन सब के कारणों से लोग पर्यटन ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और परिवहन का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है कि परिवहन की सुगम उपलब्धता के कारण ही लोग ज़्यादातर पर्यटन करना पसंद करते हैं। हम लोग भी अब घूमना जाते हैं, देखते हैं ट्रेन का भाई टिकट का इतना ही पैसा है और कम समय में ज़्यादा दूरी को तय कर दे रहा है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, है ना। चिकित्सा पर्यटन, तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना तथा साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। मतलब चिकित्सा के लिए लोग क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं। चिकित्सा के लिए भी लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। भारत में सबसे सस्ता है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों से प्रतिवर्ष हजारों संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। यानी कि देख रहे हैं, अमेरिका से जो है विकसित देशों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने देखा क्या कि आप देख सकते हैं कि भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा क्या है, चिकित्सीय सुविधा अच्छी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चिकित्सा पर्यटन करते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, तो सर हमने तृतीय क्रियाकलाप में इतना चीज पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा सर, सेवा में हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ लिया सर। सेवा में परिवहन के बारे में, पर्यटन के बारे में बहुत चीज़ हमने पढ़ा, जाल तंत्र के बारे में पढ़ा, नोट के बारे में, योजक के बारे में, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सर, आप जो बोल रहे थे चैप्टर का नाम भी था तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो हम लोग आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में। ये भी सेवा से ही संबंधित है। कैसा सेवा सर, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए, एक शिक्षक का उदाहरण लेते हैं, तो एक टीचर हो गए, अध्यापक हो गए, तो एक सिंपल टीचर जो हुए वो सेवा दे रहे हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप में। एक कॉलेज के प्रोफेसर हो गए तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप में। एक बहुत बड़े टीचर हो गए, परामर्शदाता, जो सारे टीचर्स को परामर्श दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और बहुत उनका नॉलेज फास्ट चला गया है, वो गुरु है, क्या है, गुरु है, तो वो पंचम क्रियाकलाप में चल गए। मतलब है सब सेवा, लेकिन जैसे जैसे उसका क्वालिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका क्रियाकलाप में उसका स्तर भी क्या होते जा रहा है, ऊंचा होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि चतुर्थ सेवाओं में अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान, यानी किसी खास फील्ड में खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हुए। दूसरे शब्दों में ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टर से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। सेवाओं में वृद्धि हो रहा है। पहले तो हम लोग को कितना पढ़ना था, पहले हम लोग को 3 ही क्रियाकलाप पढ़ने होते थे, लेकिन धीरे धीरे चतुर्थक आ गया, पंचम आ गया। एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। देखिए मैं फिर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति में काम में संलग्न है या किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वो चतुर्थक में भी शामिल हो जाता है ना। यानी एक मैथ के टीचर है ऐसे सिंपल, तो वो तृतीयक में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई फार्मूला डिराइव कर दिया, कोई फार्मूला उन्होंने ला दिया, तो वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो एक ही प्रकार का काम जो है तृतीयक और चतुर्थक दोनों में हो सकता है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप में, तो चतुर्थ क्रिया एक विशिष्ट और जटिल प्रकार की क्रिया है। इसका संबंध ज्ञान से संबंधित है। इसके अंदर शिक्षा, सूचना, शोध और विकास शामिल है। यह उच्च बौद्धिक व्यवस्था से संबंधित जिसका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देने से है। उदाहरण सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन इत्यादि। एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। यानी कि देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप में भी क्या है, तृतीय क्रियाकलाप के जैसा ही सेवा ही प्रदान किया जाता है, लेकिन ये किस ज्ञानमुख है। कहने का मतलब इसमें एक अच्छा स्किल होता है
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया नहीं कि एक शिक्षक तृतीयक में भी आएगा, चतुर्थ में भी आएगा। तृतीयक में कब आएगा, चतुर्थ में कब आएगा, मैंने आपको क्लियर किया। उदाहरण याद रखिएगा, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, सूचना का उत्पादन, ये सब शामिल है। अब देखिए यहाँ पर पंचम क्रियाकलाप के बारे में। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर आधारित है। ठीक है, जैसे कहने का तात्पर्य हो गया नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन, व्याख्या। जैसे आपको मन करा सुसाइड करने का, अब आप किससे नॉलेज लेंगे भाई, टीचर भी आपका उस समय हेल्प नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, आपने जैसे देखा ना संदीप माहेश्वरी, सब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, और भी बड़े बड़े परामर्शदाता होते हैं, उनके पास आप जाएंगे, परामर्श लेंगे। ठीक है, तो कहता है कि पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है। ठीक है, स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं, जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि परामर्शदाता इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि पंचम क्रियाकलाप में उच्च वेतन वाले लोग सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन, तो आपने देखा वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान यानी वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो सब पंचम के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। कुछ छोटा बड़ा सा टर्म नहीं है। नीति निर्धारण और निर्णय स्तर के सर्वोच्च स्तर के क्रियाकलाप पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी कि देखिए नीति निर्धारण और निर्णय स्तर, नीति निर्धारण करना, नीतियों का निर्धारण करना, गरीबों के लिए क्या करना है, अमीरों की स्थिति कैसे सुधरेगी, गरीबों की स्थिति कैसे सुधरेगी, नूतन धारणाओं की स्थापना, वर्तमान या नई धारणाओं का पूर्ण व्यवस्थित करना और उनका स्पष्टीकरण करना। ठीक है, नई तकनीकों के आविष्कार, उपयोग की हानि लाभ का आकलन करना, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यानी पंचम क्रियाकलाप में जो है मेरे भाई, वो खास स्किल्ड पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनके विशेषज्ञ कंपनियों के सर्वोच्च लाभ के पद पर सीईओ, सरकारी कार्यालयों में प्रमुख तथा वित्त न्याय शोध संस्थाओं में प्रमुख होते हैं। भले इनकी संख्या कम हो, परंतु देश के विकास का स्तर बहुत हद तक इन पर निर्भर करता है। तो संख्या कम होगा ना जी, परामर्शदाता ये सब या नीति निर्धारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, कम संख्या में होते हैं। तो कहता है कि इन पर ही जो देश का विकास होता है वो निर्भर करता है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि गरीबों के लिए कैसी नीतियों का निर्धारण करना है, क्या अभी कौन सा नीति लाना है जिससे कि गरीबों को फायदा हो, ऐसा क्या करना है जिससे अमीर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे। तो ये दिमाग लगाते हैं पंचम क्रियाकलाप के लोग। यानी कि देखिए, आपने तृतीयक, चतुर्थ और पंचम पढ़ा। तृतीयक में आपने क्या पढ़ा कि सेवाओं का अवसर, व्यावसायिक उत्पादन होता है। आपने पढ़ा चतुर्थक में, सर तृतीयक और चतुर्थक एक हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान कौशल, किसी खास फील्ड में अच्छा ज्ञान कौशल अगर प्राप्त किए हुए हैं तो उसको हम लोग चतुर्थक में रखते हैं, ज्ञानोमुखी क्रियाकलाप को। पंचम में हमने पढ़ा क्या कि जो नीति निर्धारण, निर्णय करना होते हैं, सर्वोच्च स्तर के जो लोग होते हैं वो सब पंचम क्रियाकलाप में शामिल हो जाते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा बाह्य स्रोतन। ये एक आउटसोर्सिंग प्रोसेस है। और जैसे कि क्या किया गया है हमारे यहाँ कि बड़े बड़े कामों को जल्दी करवाने के लिए, कम लागत में अच्छा काम करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए बाह्य स्रोतन करवाया गया। बाह्य स्रोतन को आप ऐसे जनरल सा शब्द में समझेंगे तो ठेका देना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका देना। तो बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, दक्षता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना या किसी संगठन में अपने कर्मचारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति, समूह या कंपनी से काम करवाने को बाह्य स्रोतकरण कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए सड़क का निर्माण हो रहा है, तो जापान की कंपनी को दे दिया गया कि भाई हमारे यहाँ इतना सड़क का निर्माण करना है, तुम अब निर्माण करो, तुम्हारे पास मशीन है, सब चीज़ लिया और निर्माण करो, इतना पैसा देंगे। और ठेका देने से क्या एक फायदा होता है कि जल्दी से काम हो जाता है। देखिए, आप अगर मान लीजिए कि आप अगर 2 आदमी को रख के काम करवाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, और यही अगर आप ठेका देंगे तो वो वहाँ पे 2 के जगह पे 10 आदमी लगेगा, यानी 5 गुना काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 5 गुना समय कम लगेगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ठेका देना, बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसी को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। सिंपल सा बात है, आप अगर 2 आदमी से प्रतिदिन काम करवाइएगा तो ये ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन 10 आदमी अगर लगा रहेगा, जल्दी काम खत्म होगा, तो ये 10 किसी को ठेका दीजिएगा तो वो थोड़ा सा कम में भी आपका काम कर सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं।
ठीक है, कॉल सेंटर कितना खुला है, देखते हैं, कॉल सेंटर से हर समय बात होते रहता है। व्यवसाय प्रक्रमण यानी बाह्य स्रोतन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, योग नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए रोजगार के लिए नए अवसर उत्पन्न करता है। कौन? व्यवसाय प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन। और बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी बाह्य स्रोतन जो है अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करता है। फिर ज्ञान प्रक्रमण में यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ने कई क्षेत्रों में बढ़ाया, जैसे ई लर्निंग, आंकड़ा प्रक्रमण, ई बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि। तो मतलब कहने का हुआ कि बाह्य स्रोतन एक नया शब्द है, एनसीईआरटी का बड़ा फेमस है, एग्जाम में सवाल पूछता भी है। तो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठेका देना, यानी कि दक्षता सुधारने के लिए विदेशी कंपनियों को या एक साथ ज़्यादा मतलब लोगों को क्या करना, सम्मिलित करके कार्य करवाना ही क्या कहता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। कहता है कि व्यवसाय प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन, बीपीओ जो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये योग्य नवयुक्तों और नवयुवतियों के लिए रोजगार के लिए नए अवसर उत्पन्न करता है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बिजनेस के लिए किया गया और ये नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अंकीय विभाजक क्या है? डिजिटल डिवाइड क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डिजिटल डिवाइड एक तरह से भेदभाव, जैसे समझिएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों की वितरण पूरे पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। मतलब किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को खराब मिल रहा है। जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो, जैसे अब नेटवर्क की बात करें तो बहुत जगह 5G शुरू हो गया, बहुत जगह 5G नहीं शुरू हुआ, या अमेरिका चला गया 6G 7G पर, और भारत और अन्य देश जो है वो 5G 2G 3G पर ही चल रहे हैं। तो कहता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाली अवसरों के वितरण पूरे पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तब सभी देशों की समान पहुंच नहीं है, विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। समझ गए ना? यानी कि जहां पे सूचना और प्रौद्योगिकी समान रही है, जैसे कोई देश है जो 5G 6G 7G तक चला गया, भारत अभी 5G तक में है। 6G 7G चला रहा है, भारत अभी 5G में। यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है? निम्न है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है? निम्न है। यानी एक समान नहीं है पूरे विश्व में। इसी को हम लोग अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। डिजिटल विभाजन हो गया है। फिर कहता है कि देश के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों, महानगरों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में इस सुविधा से वंचित हैं लोग। जैसे गाँव में जाइएगा तो अभी गाँव में केबल वाला डिश मिलता है जी? नहीं मिलेगा। गाँव में केबल वाला वाईफाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। एयर फाइबर तो आ गया तो अब तो ठीक है, नहीं तो केबल वाला मिलता था? नहीं मिलता था। गाँव में वाईफाई की सुविधा नहीं उपलब्ध थी। हमारे यहाँ भारत की बात करें, लेकिन शहरों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध थी। तो कहता है कि जब डिजिटल डिवाइड मतलब संचार प्रौद्योगिकी में और सूचना प्रौद्योगिकी में क्या हो जाए, जब एक समान सभी जगहों पर एक समान से उपलब्धता न रहे, उसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड यानी अंकीय विभाजन कहते हैं। यानी भेदभाव ही नहीं हुआ। मैंने शुरू में आपको बताया था कि भेदभाव ही कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? अंकीय विभाजक के बारे में पढ़ा हमने। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि सर, क्योंकि लंबा चैप्टर था तो लोगों को लगेगा कि सर पूरा उड़ा दिए और समझ में नहीं आया। हमने पढ़ा तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, हमने परिवहन के बारे में, पर्यटन के बारे में, फिर उसके बाद हमने सेवाओं के बारे में पढ़ा, जाल तंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपको मैं बता दूं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हमने पढ़ा। पंचम क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा कि पंचम क्रियाकलाप में वैसे लोग सम्मिलित होते हैं सर जो बड़े कौशल के होते हैं, उनका वेतन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और किसी खास फील्ड में, जैसे नीति निर्धारक हो गए, आपके रिसर्च करने वाले लोग हो गए, अनुसंधान करने वाले लोग हो गए जो रिसर्च करते हैं, या मतलब बड़े पैमाने पर बड़े मात्रा में रिसर्च, या जो नीति निर्धारण बनाते हैं, देश की नीतियों को चलाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, उनके पास बड़ा अच्छा कौशल होता है, बड़ा अच्छा दिमाग होता है, उनको वेतन अच्छा खासा मिलता है, वो सब पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अंकीय विभाजन के बारे में हमने पढ़ा, हमने बाह्य स्रोतन के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमारी ये जो चैप्टर थी उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो चैप्टर है आपका, देखिए ये जो आपका चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है, ये अध्याय 6 है आपका, नया एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो
तो इसमें आपको जनरली व्यापारिक केंद्र इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रामीण विपणन केंद्र, फिर नगरीय बाजार केंद्र ध्यान में रखिएगा, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार क्या होता है, परिवहन के बारे में पढ़ा दिए, संचार के बारे में पढ़ा दिए, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हो गया, सेवाएं पढ़ा दिए, दूर संचार क्या होता है, तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन से लोग संलग्न है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको, फिर उसके बाद पंचम क्रियाकलाप के बारे में हमने पढ़ा, बाह्य स्रोतन के बारे में हमने पढ़ा, अंकीय विभाजक के बारे में हमने पढ़ा, और इसी के साथ ये चैप्टर की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। आप इसके बाद जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दिया हूँ इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक बार आपका कर्तव्य बनता है कि आप एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे और एक बार खुद से मतलब क्या करेंगे, रीड करेंगे और देखेंगे कि सर ने जो पढ़ाया वो चीज़ें समझ में आई या नहीं, बुक अब समझ में आ रहा है कि नहीं, आप अवश्य देख लीजिएगा। और चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस रूप में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा जो है कोर्स जो है वो सॉफ्ट स्टडी ऐप पे चल रहा है, तो आप सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नोट्स आपको इसका PDF सब जो है वो सॉफ्ट स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो टर्म्स आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अभी हमारा इसका ऑब्जेक्टिव सेशन बाकी है और इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन बाकी है, तो वहाँ पे जो टर्म्स आपको कम समझ में आया होगा उस पर हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैंने इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ा दिया है, तो आप सिंपल ये सर्च कीजिएगा ना कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप बाय सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स या सॉफ्ट स्टडी आकाश सर, तो आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप किसी को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज की इस क्लास की यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं। मिलते हैं मेरे भाई हम लोग फिर से अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।